उपराष्ट्रपति चुनाव के जीत के बाद एनडीए यानी बीजेपी जश्न में है। वो जश्न मना रही है, लेकिन उधर हो गया है खेला। दरअसल खबर यह है कि विधानसभा का चुनाव बिहार का आते आते एक बड़ा विस्फोट होने जा रहा है, जिसका दावा किसी और ने नहीं बल्कि उनकी अपनी ही जो गठबंधन के पार्टी के नेता रहे एनडीए के, उन्होंने कर दिया है। यानी बिहार चुनाव से पहले ही एनडीए तितर बितर होने जा रहा है। यह नाराजगी अपने चरम पर है। पूरी पुरजोर कोशिश की गई थी कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच एक खेल हो, लेकिन किस तरीके से साधा गया वो खबर आपका अपना चैनल टाइम्स एक्सप्रेस लगातार दिखा रहा है। लेकिन क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी शाह की बेचैनी कम नहीं हुई? क्या बीजेपी ये बात जानती है कि बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा खेल होने जा रहा है? ये तमाम चीजें इसलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्योंकि मसला सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव तक सीमित नहीं रहा है। क्या वाकई नरेंद्र मोदी साहब की कुर्सी पर ग्रहण लगा हुआ है? क्या अभी भी नजर टिकी हुई है? आरएसएस अब भी नाराज है? और क्या कुछ ही दिनों में एक बड़ा खेला होने जा रहा है? एक एक तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल शुरुआत उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से हुई थी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग अपने आप ही ना भी हुई हो, फिर भी ये गच्चा खा गए। 11 वोट, 11 क्या, मैं 12 वोटों का जिक्र करूंगा। 12 वोट वैसे ही ये गच्चा खाकर बैठे थे। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि बीजू जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो चाहे एनडीए में रही हो या ना रही हो, यानी वो एनडीए का हिस्सा हो या ना हिस्सा हो, नवीन पटनायक ने अटल अडवाणी से लेकर मोदी सरकार तक हमेशा एनडीए का समर्थन किया है। विधेयक कोई भी आता था तो बीजू जनता दल बिना किसी लाग लपेट के एनडीए से बाहर रहते हुए भी मोदी सरकार की तरफ से लाए गए हर बिल का समर्थन करती रही है। यानी विचारधाराएं कहीं ना कहीं नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल और बीजेपी की मिलती रही है। यही ये वजह है जिसके चलते पूरी उम्मीद थी नवीन पटनायक से नरेंद्र मोदी साहब को कि जब उनके अपने लोग गच्चा देंगे तो कहीं ना कहीं बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक उनका समर्थन करेंगे। सत्ता से बाहर रह चल रही इस समय जो प्रतिद्वंदी वाली पार्टियां होती हैं, खास तौर पर उनकी और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। होता यह है कि बीजेपी जिस जगह सत्ता में है उसके विपक्ष वाली पार्टियों से उतनी उम्मीद हो ना हो, लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में हो और जहां विपक्ष की पार्टी हो तो विपक्ष की पार्टी को समर्थन देने का या संरक्षण देने का काम बीजेपी करती है, ऐसा उनका मानना है। बीआरएस से भी उनको उम्मीद थी कि वो चूंकि विपक्ष में बैठी है और रेवंत रेड्डी की सरकार तेलंगाना में, ऐसे में संरक्षण देने के बदले 4 वोट राज्यसभा के वोट उनके खाते में आएंगे। लेकिन आपने देखा 7 और 4 11 वोट उनके हाथ से खिसक गए। लेकिन मसला सिर्फ 7 और 4 का नहीं है। एक ऐसी पार्टी भी है जो लंबे समय से बीजेपी के साथ रही, लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ तो उसने बीजेपी का साथ छोड़ा था क्योंकि अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखना था। वो है अकाली दल। तो अकाली दल की एक सांसद और है, यानी उनसे भी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं वो भी आगे आकर वोट कास्ट करेंगे इनके लिए। लेकिन हो गया यहां खेल। 12 सांसदों ने बॉयकॉट कर दिया, वो आए नहीं। ये एक बहुत बड़ा कच्चा माना जा रहा है। इसे आप जोड़ तोड़ की राजनीति के तहत कही हुई कहानी, गढ़ी हुई कहानी जरूर करार दें, लेकिन इन सब के बीच ये भी देखना जरूरी है कि कल तक जो खोलकर मोदी सरकार का समर्थन करते रहे, उनके लिए वोट कास्ट करते रहे, वो आखिरी वक्त में कैसे इंडिया गठबंधन के खाते में गए न गए, लेकिन एनडीए से दूरी बनाकर रखी उन्होंने। बीजेपी को इससे बड़ा कच्चा नहीं मिल सकता। अब आइए अगली खबर दिखा रहा हूं। खबर देखिए हिंदुस्तान की। चुनाव आते आते टूट जाएगा एनडीए, पशुपति पारस का दावा। महागठबंधन में सीट बंटवारे की तारीख भी बताई। उन्होंने बताया एनडीए खत्म होने जा रहा है। यह मैं नहीं कह रहा बल्कि पशुपति पारस कह रहे हैं। पशुपति पारस कौन है? पशुपति पारस वो हैं जो एक वक्त में मोदी और शाह की आंखों के तारे थे। पशुपति पारस वो हैं जिनके सहारे उन्होंने बिहार के एक बड़े नेता के बेटे यानी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की राजनीति को खत्म करने की पूरी प्लानिंग सेट की थी। यार कोई जानता है कि पशुपति पारस इतने मास लीडर नहीं है जितने चिराग पासवान है। जब रामविलास पासवान का निधन हुआ और वो शोकग्रस्त थे, ठीक उसी वक्त चिराग पासवान की पार्टी की टूट की खबर आती है कि उनके चाचा पशुपति पारस ने बगावत कर दी है। इस बगावत को बड़ी आसानी से थामा जा सकता था, यूं कहें नहीं थामते। मैं कहता हूं कोई जरूरत नहीं। पशुपति पारस और चिराग पासवान आपस में निपट लेते, लेकिन मौका मिलते ही पशुपति पारस को मोदी जी ने अपनी कैबिनेट में जगह दे दी थी। यह बात क्लियर हो चली थी कि आखिरकार जो चिराग पासवान है उनकी पार्टी को तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी मोदी शाह की थी। अब वही वक्त पलट कर आ रहा है।
महागठबंधन में शामिल हुई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने दावा किया कि बिहार चुनाव आते आते एनडीए टूट जाएगा। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि 15 से 20 सितंबर के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी। ये एक बताया गया। एनडीए से अलग होकर हाल ही में महागठबंधन में शामिल हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने दावा कर दिया है। इस दावे को लेकर अब खलबली मच गई है। दरअसल ये वही पशुपति पारस है जिनका इस्तेमाल अमित शाह लगातार करते रहे। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान एक के बाद एक बयान दे रहे थे, याद है आपको? जब वो बयान दे रहे थे ठीक उसी वक्त, जब वो बयानबाजी कर रहे थे ठीक उसी वक्त पशुपति पारस से अमित शाह मुलाकात कर लेते हैं। इस मुलाकात की सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। खबर ये आती है चिराग पासवान तक। चिराग पासवान के तेवर अपने आप ठंडे पड़ जाते हैं। यानी हमेशा पशुपति पारस को चिराग पासवान के कार्ड के तौर पर मोदी शाह इस्तेमाल करते रहे। चिराग पासवान इस दौर में यह भी समझते हैं कि कमजोर जरूर हुए हैं मोदी शाह, लेकिन इतने भी नहीं कि उनकी बात ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ना सुने। वो जानते हैं कि अगर मौका हाथ से छूटा और चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस करीब पहुंच गए मोदी शाह के, तो उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अभी 5 सांसद हैं, जैसे पिछली बार उनकी पार्टी के अच्छे खासे सांसद थे, अकेले बेचारे चिराग पासवान रह गए थे। वैसे हालात फिर से बनाए जा सकते हैं। ऐन मौके पर माना जा रहा है कि चिराग पासवान अपने पत्ते खोलने जा रहे हैं। चिराग पासवान की नाराजगी सिर्फ इस पर की नहीं है कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान इसलिए भी महत्वाकांक्षी हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी के पास बिहार के अंदर अपना कोई ऐसा नेता नहीं है जो एनडीए में उनको टक्कर दे सके। नीतीश कुमार चूंकि 2005 से अब तक मुख्यमंत्री हैं, इसलिए वो रेस में जरूर है, लेकिन अगर उन्हें रेस से आउट करना है और नए चेहरे पर विचार करना है तो इस समय एनडीए के पास चिराग पासवान से मुफीद चेहरा नहीं है और बीजेपी किसी भी कीमत पर चिराग पासवान पर दाव लगाने के लिए तैयार नहीं है। अब हालत यह पैदा हुई है कि जिस क्रॉस वोटिंग के दम पर खुशी मनाई जा रही थी, जिस क्रॉस वोटिंग के दम पर हंसे और मुस्कुराया जा रहा था, वही क्रॉस वोटिंग अब भारी पड़ती नजर आ रही है। यह इस कदर की क्रॉस वोटिंग है जो क्रॉस वोटिंग के फौरन बाद होने वाले चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी को खोखला भी कर सकती है और हिला भी सकती है। क्योंकि मसला सिर्फ क्रॉस वोटिंग का विपक्षियों का नहीं था कि विपक्षी पार्टी में कितनी क्रॉस वोटिंग हुई, बल्कि उसके साथ साथ इनके अपने साथियों ने भी देखा कि हमारी इच्छा के अनुरूप न होते हुए भी हमको जबरदस्ती इसमें धकेला गया। अभी बहुत सारे मुद्दे इनके बाकी हैं, इसीलिए इस तरह के ऐलान न केवल हो रहे हैं, बल्कि आपको याद होगा कि 31 अगस्त को एक खबर आई थी। खबर ये कि एनडीए ने यानी बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मीटिंग कर ली और मीटिंग करके तय कर लिया है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी और उसका ऐलान बाकी है। अब आप सोचिए 10 दिन का वक्त बीत चुका है, अब तक ये क्लियर ही नहीं हो पाया कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। बीजेपी की दुगदुगी बढ़ी हुई है। जो चेहरा सपाट सफेद हो रखा था उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के वक्त, वो अब भी वैसा का वैसा बना हुआ है। लोग जरूर इसे एनडीए की जीत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन अंदर खाने बीजेपी के नेता और एनडीए के साथी जानते हैं ये जीत कैसे हुई और किस कदर खोखली हो चुकी है एनडीए। नमस्कार।